हेलो डियर, जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर का है, जीएनएम का है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एमएसएन का है। देखिए, एमएसएन 1 हो या एमएसएन 2 हो, समझ गए ना। एमएसएन का कोई भी क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव वाला, वो ऐसा नहीं है कि एमएसएन 1 का है तो एमएसएन 1 में ही पूछेगा, एमएसएन 2 में भी पूछ देगा और एमएसएन 2 का एमएसएन 1 में भी पूछ देगा। तो जो है आप इसको बांट के मत चलिए कि एमएसएन 1 का है और एमएसएन 2 का है। ऑब्जेक्टिव मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए वो आपको दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से जो है मैं यहाँ पे जो है ऐसे में बता दूं कि आपको जो है एमएसएन के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें से जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला है, बट ये है ऑप्शन वाला, लेकिन आपको जो है हर एक जगह पर ये चाहे वो फिलअप हो चाहे ट्रू फॉल्स हो कहीं भी मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग आए हैं 60+ प्रश्न लेकर आए हैं, एमएसएन 1 का है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का हो, चाहे एमएसएन 1 का हो या 2 का हो। तो जो लोग नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव जाकर वीडियो देखिए, और पीडीएफ आप लोग rmnursing.blogspot.com से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखिएगा, वीडियो देखिए और एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, बात करने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है। देखिए आप लोग जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़े होंगे कि भाषण में त्रुटि को क्या बोलते हैं, भाषण में करने में अगर प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो उसे क्या बोलते हैं, एफेसिया बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करने में अक्षमता के रूप में जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एफेसिया बोलते हैं। ठीक प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, निगलने में कठिनाई को डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DYSPHAGIA, डिस्फेजिया। निगलने में कठिनाई होता है तो ये भी पूछ देगा कि निगलने में कठिनाई को क्या कहते हैं, तो ये आपका डिस्फेजिया होता है, समझ गए। अपच मतलब डिस्पेप्सिया, क्या अपच का क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया होता है अपच। ये सब आपका पूछता है बहुत बार एग्जाम में, समझ गए। निगरण अक्षमता, एफेजिया। निगरण अक्षमता, निगरण जो है वो अक्षमता हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एफेजिया बोलते हैं। और जो भाषण में समस्या होता है, बोलने में जो समस्या होता है उसे एफेसिया बोलते हैं। तो ये सब जो है कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, बट याद रखिएगा जरूर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप लोग देखिए, आईवीपी स्टोन उपचार में प्रयोग किया जाता है। देखिए आईवीपी जो किस स्टोन में जो है, आईवीपी जो होता है किसके स्टोन के उपचार में काम किया जाता है, तो जो किडनी के स्टोन होता है उसके उपचार में जो है आईवीपी जो है उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, किडनी दिया है, ओवरी दिया है, यूट्रस दिया है, पैंक्रियाज दिया है, तो किसके स्टोन में जो है इस आईवीपी का उपयोग किया जाता है, तो गुर्दे में, किडनी में होता है ना स्टोन, पेशाब के रास्ते में जो है कि स्टोन होता है, अलग अलग तरीका से जो है स्टोन आपका होता है, समझ गए। नेक्स्ट आपका देखिएगा, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए एडीएच का जो दूसरा नाम है, एडीएच का जो दूसरा नाम है उसे हम लोग ऑक्सीटोसिन या थायरोक्सिन या थायरोनिन या वैसोप्रेसिन क्या बोलते हैं, एडीएच को। तो एडीएच का जो दूसरा नाम है वो है आपका वैसोप्रेसिन, याद रखिएगा। एडीएच का दूसरा नाम क्या है आपका, है वैसोप्रेसिन, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग को ये पता ही होगा कि पॉलीयूरिया का क्या अर्थ होता है। तो देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं, पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि मूत्र जो है अधिक बनना। पॉली मतलब क्या होता है, बहु मतलब अधिक, और यूरिया मतलब मूत्र अधिक होना। यही जो है मूत्र का अत्यधिक उत्सर्जन, एक्सेसिव पैसेज ऑफ यूरिन, समझ गए, पॉलीयूरिया, ठीक है। एक्सेसिव इनटेक मतलब अत्यधिक सेवन करना। उसके बाद है एक्सेसिव न्यूट्रिशन मतलब अत्यधिक कौन, ठीक है। उसके बाद है आपका है मूत्र का अत्यधिक उत्सर्जन, एक्सेसिव ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, खून में पोटेशियम की कमी। ये भी हम उस दिन जो है बताए थे आप लोग को कि खून में पोटेशियम की कमी को किस रूप में जाना जाता है। मतलब खून में जो पोटेशियम का कमी होता है, चाहे वो सोडियम का कमी हो, चाहे वो कैल्शियम का कमी हो, तो ये सब जो है, चाहे फास्फोरस का कमी हो, तो ये सब हम लोग बताए थे आपको कि कमी को जो है हाइपो से दर्शाते हैं और ज़्यादा को, अत्यधिक को हाइपर से दर्शाते हैं। तो क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं। तो देखिए के वाला कहाँ है, हाइपो के साथ में के कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए तो पोटेशियम है। तो देखिए हाइपोकैलेमिया इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया तो होगा नहीं क्योंकि अधिक हो जाएगा। हाइपरनेट्रेमिया होता है, हाइपोनेट्रेमिया होता है, Na सूचित करते हैं सोडियम को, इसलिए जो है नेट्रेमिया सोडियम के लिए होगा। तो हाइपो होगा तो कम और हाइपर होगा तो अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया होगा, समझ गए। चलिए
भूख में कमी को क्या बोलते हैं? तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भूख में कमी को क्या बोलते हैं? तो देखिए भूख में कमी को बोलते हैं हम लोग एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया बोलते हैं भूख में कमी को। एनीमिया होता है रक्त में कमी, ठीक है। उसके बाद आपका एनोक्सिया होता है ऑक्सीजन में कमी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपको ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट आपका एस्फैक्सिया होता है श्वसन कष्ट, समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग विटामिन के इंजेक्शन देने से, विटामिन के इंजेक्शन देने से जो है क्या होता है, द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलन नहीं होता, सही होता है, प्रोथ्रोम्बिन स्तर बढ़ जाता है, एसिडोसिस सही होता है, क्षारमयता सही हो जाता है। अगर किसी को विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है, सॉरी विटामिन के है, यहाँ पे विटामिन के है, ध्यान रखिएगा, सीधा सिंपल विटामिन नहीं था, विटामिन के है। विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाता है, और ब्लड थक्का किसके कारण होता है, प्रोथ्रोम्बिन के कारण। प्रोथ्रोम्बिन के स्तर बढ़ता है इसलिए रक्त थक्का होता है। तो विटामिन के इंजेक्शन रक्त को थक्का यानी प्रोथ्रोम्बिन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ें जो है मन में का प्रश्न उठेगा वो क्लियर होगा, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए परनीसियस जो होता है, परनीसियस एनीमिया जो है किसके कमी के कारण होता है? तो देखिए विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन जो होता है, ये आपका कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, और ये विटामिन जो है 12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, समझ गए। याद रखिएगा, पूछ देगा कि एनीमिया जो है परनीसियस एनीमिया किसके कमी से होता है, विटामिन B2 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन की ओवरडोज के कारण होता है। देखिए इंसुलिन इंजेक्शन अगर ओवरडोज दे दिया जाता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरकैल्सेमिया और हाइपरग्लाइकोसूरिया क्या होता है बताइए। तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है, क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया। अगर इंसुलिन का ओवरडोज दे दिया जाएगा तो जो आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए ग्लूकोज का यहाँ पे जी से डोनेट करते हैं तो इसीलिए हाइपोग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज की कमी, ठीक है। अब देखिए इंसुलिन कमी कब होता है, इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में, इंसुलिन जो है हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज से स्रावित होता है, एक क्या करता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब ये नियंत्रित करता है तो ये जो है आपको डायबिटीज़ से बचाता है। बट अगर अत्यधिक मात्रा में जो है अगर इंसुलिन किसी को दे देंगे तो क्या करेगा, जितने भी हमारे शरीर में ग्लूकोज है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है एक नियत मात्रा में, तो चूँकि ज़्यादा दे देंगे इंसुलिन का तो क्या होगा कि इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज को जो है धीरे धीरे वो पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, ख़त्म कर देगा। तो जो आपके शरीर में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो कम जाएगा, उसी को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि देखिए पाइलोनेफ्राइटिस के कारण होता है, मतलब जो पाइलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस के कारण क्या होता है, देखिए नेफ्राइटिस लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं नेफ्रॉन का जो है समस्या होगा, ये समझ गए ना, किडनी का। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस के कारण होता है। पाइलोनेफ्राइटिस जो है किसके कारण होता है, तो जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है आपका पाइलोरिक नेफ्राइटिस के कारण होता है, समझ गए। याद रखिएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये समझ गए। पेरिटोनियल गुहा में स्वतंत्र गैर पीपदार द्रव के संग्रह को कहा जाता है। देखिए जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जो है स्वतंत्र और पीपदार द्रव जो होता है उसके स्टोर को क्या कहते हैं, तो उसे एसाइटिस बोलते हैं। याद रखिएगा एसाइटिस क्या होता है, तो जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जो है स्वतंत्र और पीपदार द्रव जो है संग्रह होता है उसको एसाइटिस बोलते हैं, समझ गए। एसाइटिस कब होता है, जब आपके जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें जो है द्रव पीपदार रूप में और स्वतंत्र रूप में भरता है, समझ गए। तो ये होता है एसाइटिस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है ब्लैडर को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर को देखने, मूत्राशय जो है उसको देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो साइटोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, साइटोस्कोप का उपयोग करते हैं, किसके देखने में, ब्लैडर का उपयोग करते हैं, ब्लैडर को देखने में। ब्रोंकोस्कोपी ब्रोंकिया को देखभाल करता है, फेफड़ों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये चीज़ें हो गया आपका। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। प्लूरल कैविटी में मवाद पाया जाना को क्या कहता है, तो देखिए जो प्लूरल कैविटी होता है उसमें अगर मवाद भर जाता है, पीप जिसको बोलते हैं, वो अगर भर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम पाइमा बोलते हैं, एम पाइमा बोलते हैं। प्लूरल कैविटी में मवाद भरने को हम लोग एम पाइमा बोलते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सब पूछता है, ठीक है।
चलिए एगो यहाँ पे देखिएगा एम्फाइजमा है, एम्फिस्मा है, एम्फिसिमा, तो एम्फिस्मा है और एक आपका एम्पाइमा है, ठीक है। तो याद रखिएगा एम्पाइमा होता है जो कि प्लूरल कैविटी में पब मतलब मवाद भरने को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि सिराओं को सूजन को क्या कहते हैं। देखिए सिरा जो वेन होता है उसमें सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेन में जो सूजन होता है उसको हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेबिटिज बोलते हैं या फ्लेबाइटिस, इसको याद रख सकते हैं, समझ गए। सिराओं को सूजन को क्या बोलते हैं, तो सिराओं में जो सूजन होता है उसे हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं, समझ गए। चलिए फ्लेबिटिज याद रखिएगा या फ्लेबाइटिस याद रहेगा, जो भी याद रहेगा जैसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुस्मल, कुस्मल रेस्पिरेशन, कुस्मल रिस्पायरेशन, कुस्मल रेस्पिरेशन विशेषता है, मतलब कुअस्मल, कुअस्मल जो है किसका एक जो है रिस्पायरेशन की विशेषता है, तो डायबिटिक जो है आपका होता है, डायबिटिक जो होता है उस डायबिटिक में जो है एक कुस्मल रिस्पायरेशन का एक विशेषता है, कौन, डायबिटिक केटो एसिडोसिस, डायबिटिक केटो एसिडोसिस, समझ गए। याद रखिएगा कुस्मल रिस्पायरेशन का एक विशेषता है। नेक्स्ट है कि तुल्यांकी नमक, नॉर्मल सलाइन के घोल में मौजूदा क्लोराइड की मात्रा होती है, मतलब जो नॉर्मल सलाइन होता है उसमें जो है क्लोराइड की मात्रा Cl का मात्रा कितना होता है, तो जो है उसमें जो है 0.9 ग्राम प्रतिशत होता है, कितना होता है 0.9% होता है, 0.9 ग्राम प्रतिशत होता है नॉर्मल सलाइड में क्लोराइड की मात्रा, ये सब पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा पॉलीडिप्सिया, अति पिपासा, अति पिपासा, पॉलीडिप्सिया शब्द संदर्भित करता है अत्यधिक प्यास से, एक्सेसिव थर्स्ट। किसी व्यक्ति में अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगता है तो उसे जो है पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉली मतलब बहुत और डिप्सिया मतलब प्यास, मतलब बहुत प्यास लगना को हम लोग अत्यधिक एक्सेसिव थर्स्ट बोलते हैं, समझ गए। अति पिपासा, ठीक है, अति प्यासा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया याद रखिएगा, पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा प्यूटिड ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। जो भी प्यूटिड ग्रंथि द्वारा हार्मोन उत्पादित होता है वो क्या होता है, एक जो है आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है पित्ताशय में पथरी होने को क्या कहते हैं। देखिए आपका जो है मूत्र के रास्ता में पथरी हो सकता है, पित्ताशय में पथरी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका या किडनी में पथरी हो सकता है, तो ये सब याद करना पड़ता है। तो देखिए पित्ताशय में जो है अगर पथरी होता है तो उसे कोलोलिथियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोलिथियासिस बोलते हैं। पित्ताशय में मतलब जो आपका गोल्ड ब्लैडर है उसमें अगर स्टोन है तो उसको जो है हम लोग कोलोलिथियासिस बोलते हैं, समझ गए। याद रखिएगा नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगा। निगलने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है डिस्फेजिया, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सी नंबर है आंसर होगा, तो ये चीज़ ऊपर हो चुका था, ठीक है। चलिए यहाँ नेक्स्ट देखिएगा जिगर के वृद्धि के रूप में जाना जाता है। जिगर के जब वृद्धि होता है मतलब जो आपका जिगर है उसमें वृद्धि होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली। जिगर में वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली बोलते हैं। जिगर जो कि आपका जो होता है उसमें अगर वृद्धि होता है तो उसे हेपेटोमेगली बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका मस्तिष्क की सूजन के रूप में जानते हैं मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस होता है और ये जो है आपका मस्तिष्क का सूजन होता है। और अगर मस्तिष्क का आवरण शोथ कहेगा तो वो मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये मस्तिष्क के आवरण जो होता है ढकने वाला मेनिंजिस, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा तो उसे मेनिंजाइटिस बोलेंगे, जबकि मस्तिष्क में अगर सूजन होगा तो उसे एन्सेफ्लाइटिस बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है RL रिंगर लैक्टेट एक है। रिंगर लैक्टेट एक क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, तो अलग अलग सॉल्यूशन है। तो RL जो होता है, RL सलाइन नहीं होता है, नहीं कहते हैं कि RL सलाइन इसको चढ़ाओ, तो RL जो होता है वह एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, समझ गए। चलिए RL का फॉर्मूला क्या होता है, रिंगर लैक्टेट, समझ लीजिए। RL बहुत लोग कहता है, समझ गए। तो रिंगर लैक्टेट होता है और यह एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है कि समान नमक, नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन क्या होता है, तो नॉर्मल सलाइन में हम लोग ऊपर देखें 0.9 ग्राम जो है, क्या 9 ग्राम % जो है आपके क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है। RL क्या है, रिंगर लैक्टेट है और ये चीज़ समझ गए। और रिंगर RL जो है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समान नमक, समान नमक, नॉर्मल जो सलाइन होता है ये आपका क्या होता है, निम्न प्रासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, निम्न प्रासरी विलयन होता है, कौन, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा 25 नंबर है
फेफड़ों के अल्बियोली में द्रव संग्रह के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? देखिए, फेफड़ों के जो अल्बोली होता है ना, जो हवा गुच्छा नहीं होता है, ब्रोंकियस से जुड़ा हुआ जो गुच्छा रहता है जिसमें हवा जो है फील होता है, तो इस जो एल्बोली होता है, इस एल्बोली में जो द्रव संग्रह हो जाता है हवा के जगह पर, तो उससे जो है हम लोग पल्मोनरी शोथ बोलते हैं, मतलब पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। जो होता है आपका अल्बियोली में जो है क्या होता है, द्रव का संग्रह होना, पल्मोनरी शोथ यानी पल्मोनरी एडिमा होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन को प्रबंध के इस्तेमाल में किया जाता है। नाइट्रोजोग्लिसरीन होता है किसके प्रबंध में जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो एंजाइना के प्रबंध में जो है नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो एंजाइना के में किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल। देखिएगा, देखिए एक बार वीडियो देखिए और एक बार जाके आप rmnursing.blogspot.com पर इसको एक बार पढ़िएगा, चीज़ें समझ में बेहतर ढंग से आ जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप सोचेंगे कि हम PDF पढ़ लेंगे, वीडियो को हम छोड़ देते हैं, तो फिर दिक्कत होने वाला है। फिर नो डाउट कि आपको जो है दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि एक बार से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे वर्ड है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन किसके प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है एंजाइना। अब आप एंजाइना एक बार पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे, कल होकर देखिएगा तो भूल जाइएगा कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है किसके मैनेजमेंट में, किसके प्रबंध में इस्तेमाल किया जाता है, भूल जाएंगे। तो एंजाइना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, इसलिए 2 बार देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बौनापन, ड्रोफिज्म। ड्रोफिज्म जो है एक डैश की एक कमी के कारण होता है। ड्रोफिज्म, बौनापन किसके कमी के कारण होता है? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन होता है स्रावित, वो एक ग्रोथ हार्मोन होता है, और उसमें जो अगर पैराथायराइड जो ग्रंथि हार्मोन है, ये पैराथायराइड हार्मोन अगर आपके शरीर में जो है कमी से अगर कम सीक्रेट होता है, अगर इसके कमी होता है, तो बौनापन ड्रोफिज्म होता है पैराथायराइड हार्मोन के कारण। समझ गए? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सब आपके नर्सिंग के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न सब ही जो है आपके कॉम्पिटिटिव नर्सिंग के जो भी कॉम्पिटिटिव होगा वहाँ पे पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इसको आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, देखिए एपेंडिसाइटिस में कौन सा लक्षण दिखता है? जो एपेंडिसाइटिस होता है, कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो मैकबर्नी लक्षण। क्या दिखाई देता है? मैकबर्नी लक्षण दिखाई देता है जो भी एपेंडिसाइटिस से होता है। एपेंडिसाइटिस का मतलब क्या होता है कि अपेंडिक्स में जो है इन्फ्लामेशन या सूजन हो जाना ही अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मैकबर्नी लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ये सब याद करना पड़ेगा, वरना आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन नहीं देगा और सीधा पूछ देगा कि अपेंडिसाइटिस में किसका लक्षण दिखाई देता है। अगर आपको मैकबर्नी लक्षण नहीं याद ध्यान में रहेगा तो फिर दिक्कत ही होगा। यही चीज़ है। उच्च रक्तचाप में रक्तदाब डैश से अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? तो ये उच्च रक्तचाप जब होता है, ये 150 से लेकर 100 mmHg से जब अधिक हो जाता है, तो ये जो है हाइपरटेंशन व्यक्ति के अंदर हो जाता है। समझ गए? चलिए, नॉर्मल कितना होता है? 120 से जो है 80 होता है, और इससे जितना अधिक आगे जाता है 150 तक या 140 तक व्यक्ति जो है कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद जो है ये उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डैश अपने वातावरण में पुराने वयस्कों के साथ संयुक्त अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए डैश अपने वातावरण में पुराने वयस्कों के साथ संयुक्त अध्ययन के रूप में, मतलब पुराने जो भी वयस्क है वो संयुक्त से अपने वातावरण में एक साथ अध्ययन करते हैं, तो उसको जो है जानते हैं क्या चीज़? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जानते हैं, एक साथ मिलकर जो है वयस्कों अध्ययन करना को हम लोग जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट आपका देखिएगा, फ्रूसामाइड एक है। फ्रूसामाइड एक क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं कि मेनिनटोल, फ्रूसामाइड, तो ये सब जो है आपका डायरेटिक्स दवाइयाँ हैं, फ्रूसामाइड। समझ गए? उसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट प्रश्न है, डैश एक रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण है। कौन एक जो है रेडियो ओपेक पदार्थ का उदाहरण है? तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि जो बेरियम मिल है, यह रेडियो जो आपका रेडिएशन होता है एक्सरे, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है बेरियम मिल का, जिसमें पेशेंट को देकर और कुछ देर के बाद एक्सरे किया जाता है, जहाँ पे एक्सरे जो है क्लीन आता है, साफ आता है इस बेरियम के द्वारा। समझ गए ना? तो बेरियम एक रेडियो ओपेक पदार्थ है। समझ गए? चलिए ये है, समझ गए। 33 नंबर है कि डैश मेंटॉक्स परीक्षण निम्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, हाँ, मेंटॉक्स जो होता है, मेंटॉक्स का इस्तेमाल जो है आपको टीबी का टेस्ट में, ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्टिकल तंत्रिका कपाल तंत्रिका है, मतलब जो आपका ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है कितने कैमा नर्व है? तो ये आपका ब्राह्मा है। ठीक है, 10वां कौन है? वेगस तंत्रिका है, वेगस नर्व है। तो ये सब याद रखना पड़ता है कि 10वां कौन है, 9वां कौन है, 11वां कौन है, ब्राह्मा कौन है,
तो ब्राह्मा जो है आपका ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आप 35 नंबर क्या है प्रश्न कि लैरिंजाइटिस डैश की सूजन है, तो यह गला का सूजन होता है, लैरिंग्स का सूजन होता है, लैरिंजाइटिस। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो ओरिजिनल किसी का अगर मीनिंग है उसमें आइटिस जोड़ दीजिएगा तो वो बन जाता है आपका क्या चीज़, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में सूजन, छाला कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको जो है लैरिंजाइटिस हो जाएगा। कब होगा कि लैरिंग्स यानी गला में सूजन को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि डैश के परीक्षण में स्लेनेस चार्ट का प्रयोग करते हैं। स्लेनेस चार्ट का प्रयोग किस में करते हैं, किसके परीक्षण में, तो जो है आँख का जो परीक्षण होता है वहाँ पे आपके आँख को जांचा जाता है, एक चार्ट बनाया जाता है, एक चार्ट जो है बनाया जाता है और इस चार्ट में आपके आँख को क्षमता को जो है राइट में लेफ्ट में कितना है, कौन क्या है, इस चार्ट में स्लेनेस चार्ट में दर्शाया जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर। यहाँ पे देखिएगा कि फेफड़ों को संकुचन कोलैप्स ऑफ द लंग्स क्या कहलाता है। तो देखिए फेफड़ों में संकुचन को जो है हम लोग एटलीकटासिस बोलते हैं। क्या चीज़, एटलेक्टिस बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, एटालेक्टेसिस, एटालेक्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटेलेक्टिस बोलते हैं, एलेक्टेक्सासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटेलेक्टासिस, एटेलेक्टासिस, एटेलेक्टासिस याद रखिएगा, एटालेक्टेसिस। इसको जो है देखिए ऐसा ऐसा वर्ड है, अगर आप लोग नहीं ध्यान में रखिएगा तो भूल जाइएगा, तो इसलिए इसका वर्ड मीनिंग याद रखिए, ATELE एटेली, CTA कटा, SIS कटासिस, एटलीकटासिस, एटेलीकटासिस, ठीक है। चलिए फेफड़े में संकुचन होता है उसे एटेलीकटासिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, औषधि जो मूत्र के प्रभाव को कम करता है उसे एंटी डायबिटिक्स बोलते हैं। डायबिटिक क्या करता है, प्रभाव को बढ़ा देता है, और एंटी लगा देगा तो क्या करेगा, विरोध करेगा, मतलब कमा देगा, ठीक है। एंटी डायबिटिक्स हो गया, ये समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर है। 39 नंबर क्या है, बेल्स पाल्सी डैश की खराबी है। फेशियल नर्व, जो आपका फेस में जो नर्व है, तंत्रिका है, उसमें जो है खराबी होता है और इसमें पैरालाइज हो जाएगा फेस में, तो उसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं, समझ गए। चलिए कहता है नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर किस रंग का होता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, तो इस नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है किस कलर का होता है, नीला होता है, नीला होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर किस रंग का होता है, ठीक है। समान इंट्राओकुलर दाब कितना होता है। जो नॉर्मल इंट्राओकुलर दाब होता है कितना होता है, तो ये आपका इंट्राओकुलर जो दाब होता है नॉर्मल कितना होता है, 10 से 20 mmHg होता है, 10 से 20 mmHg होता है, जो कि आपका नॉर्मल इंट्राओकुलर दाब होता है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि इंट्राओकुलर दाब कहाँ पे लगता है, समझ गए, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोमा इसी के कारण होता है। आँखों की पलकों को गिरा होना क्या कहलाता है। जो आँख है उसका पलक अगर आपका गिरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी साइलेंट है, टोसिस, इसको याद रखिएगा, पी टोसिस, पी लिख दीजिएगा और टोसिस लिखिएगा। आँखों की पलकों का गिरा होना पीटोसिस कहलाता है, यानी टोसिस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि अत्यधिक माइग्रेन के लिए औषधि चुनते हैं। मतलब किसी को अगर अत्यधिक माइग्रेन होता है तो कौन सा औषधि चुनते हैं, किस प्रकार का, तो अर्गोटामाइन। क्या चीज़, अर्गोटेमाइन, अर्गोटामाइन। अर्गोटामाइन जो है औषधि है जो कि अत्यधिक माइग्रेन वाला को दिया जाता है। कौन सा, एर्गोटोमाइन, एर्गेटोमाइन, एर्गोटामाइन, एर्गोटामाइन याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की, सब लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको यहाँ पे, जब सीरम में पोटेशियम का स्तर ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं। जब सीरम में पोटेशियम का मात्रा अधिक हो तो हाइपोकैलेमिया कहते हैं, हाइपरकैलेमिया कहेंगे, ठीक है। याद है तो आसान है, हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे 46 नंबर है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली की स्रोत को क्या बोलते हैं। तो हम लोग ये बहुत बार जान चुके हैं कि नाक में जो श्लेष्मा होता है, झिल्ली, जो आपके म्यूकस को क्या करता है, जो भी आपके नाक में गंदगी धूल कन जाता है उसको जो है ये अपने अंदर जो है लिपटा लेता है, और नाक के में अगर इसमें अगर कोई प्रकार का सूजन हो जाता है, शोथ हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो जो है नाक के श्लेष्मा झिल्ली में इन्फ्लामेशन को राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइटिस बोलते हैं, ठीक है। लैरिंजाइटिस जो है गले का होता है, लैरिंग्स में सूजन को, ठीक है। मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन में, तो ये राइटिस होगा आपका, राइटिस होता है नाक में सूजन को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 47 एड्रीनल मेडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या कहते हैं। जो एड्रीनल मेडुला में ट्यूमर को उपस्थिति को क्या बोलते हैं। जो एड्रीनल है उसके मेडुला में
ट्यूमर की उपस्थिति को क्या बोलते हैं? अगर ट्यूमर उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे? तो फियोक्रोमोसीटोमा। क्या चीज़? फियोक्रोमोसीटोमा। 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 देखिए जो भी हार्ड लैंग्वेज लगता हो ना उसको एक जगह कॉपी पर लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को लिखिए कि एड्रीनल मेंडुला में, जो एड्रीनल है उसके मेंडुला में ट्यूमर की उपस्थिति को क्या बोलते हैं? तो एड्रीनल मेंडुला में जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग फियोक्रोमोसीटोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोक्रोमोसीटोमा बोलते हैं। समझ गए? याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 48 नंबर है, किसी सूक्ष्म जीव से अनावृत होने पर संक्रमित होने का विरोध करने वाली शारीरिक योग्यता को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव है, जो भी संक्रमण से लड़ने का जो हमारा शरीर काम करता है उस योग्यता को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एड्रीनाइल मेंडुला में जो ट्यूमर होता है उसको हम लोग फियोक्रोमोटिसोमा बोलते हैं, फियोक्रोमोसीटोमा बोलते हैं। फियोक्रोमोसीटोमा, फियोक्रोमोसीटोमा साथ में लिख दीजिएगा। एड्रीनल मेंडुला के ट्यूमर जो होता है एड्रीनल मेंडुला में उसी को हम लोग फियोक्रोमोसीटोमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से एक से अब शुरू हो रहा है, यानी यह अब MSN 2 का पार्ट है। अभी तक जो ऊपर 48 देखे हैं वो MSN 1 का पार्ट था, MSN 1। ठीक है, बाद बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए मलेरिया का कारण क्या होता है? मलेरिया किसके कारण से होता है? तो हम लोग जानते हैं मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, फीमेल एनाफिलीज के कारण। ठीक है, डेंगू फीवर किसके कारण होता है? डेंगू जो है एडिज एजिप्ट के कारण होता है। समझ गए ना? डेंगू एडिज एजिप्ट के कारण होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मलेरिया किसके कारण, डेंगू किसके कारण? तो डेंगू एडिज एजिप्ट के कारण। ठीक है, कॉपलिक स्पॉट मिजल्स में देखा जाता है। टाइफाइड का कारण होता है सल्मोना टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड, जो मिजल्स जो खसरा होता है इसका उद्भवन अवधि कितना होता है? 7 से 14 होता है। HIV का कितना होता है? तो HIV का जो है कोई ठीक नहीं है। ठीक है, यह जो है 12 से 14 या 15 से 20 वर्षों तक भी जो है ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे देखिएगा कि मिजल्स का कारण क्या होता है? मिजल्स जो है किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर है कि पेरिकार्डाइटिस में सूजन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम सभी। तो जो आपका देखिए कार्डाइटिस है ना, तो ये मतलब कार्डिया है, कार्डिया से संबंधित है, तो मतलब हृदय। तो पेरिकार्डियाटिस का सूजन का अर्थ क्या है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम सब है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, मोतियाबिंद कैटरेक्ट का उपचार क्या है? तो सर्जरी होता है। किसी को अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका एक ही उपचार है, वो है आपका सर्जरी, आँख का सर्जरी होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका सिफिलिस किस जीवाणु के कारण होता है? सिफिलिस किसके कारण होता है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपोनेमा पैडिलम के कारण होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका सिफिलिस क्या है? तो सिफिलिस जो है गुप्तांग पर घाव हो जाता है। ठीक है, डॉट्स उपचार है TB का। ठीक है, और एंटीडॉट्स किस में दिया जाता है? तो ये पॉइजनिंग में एंटीडॉट्स देते हैं। और डॉट्स किसका उपचार है? तो TB का। समझ गए? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आँख की बाहरी परत का नाम क्या है? तो देखिए आँख के जो बाहरी परत है उससे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्लेरा जो है आँख का बाहरी परत है। ठीक है, मिजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबेला। और यह मिजल्स किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये सब पूछ देगा आपको। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, कुत्ता के काटने से होता है। और यह जो है आपका हाइड्रोफोबिया होता है, जिसमें जल से डर लगता है व्यक्ति को। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर, मायोकार्डियल इन्फारक्शन का लक्षण है चेस्ट पेन। यह मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहाँ होता है? तो जो आपका हृदय का जो आपका मध्यम परत है उनमें इन्फेक्शन होता है, उनमें क्षतिग्रस्त होता है, और ये आपका चेस्ट पेन होता है। वोमिटिंग भी होगा, लेकिन मेन जो कारण है, मुख्य लक्षण चेस्ट पेन है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 15 नंबर कि हर्पिस जोस्टर में सर्वाधिक प्रभावित होता है। जो हर्पिस जोस्टर होता है हर्पिस जोस्टर में सर्वाधिक क्या प्रभावित होता है? तो नर्व प्रभावित होता है, मतलब तंत्रिका प्रभावित होता है हर्पिस जोस्टर में। तो हम लोग MSN जो है 2 से भी जो है हम लोग 15 क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे, और 48 क्वेश्चन जो है हम लोग देखे हैं किससे? MSN 1 से। टोटल हम लोग 63 यानी 60+ प्रश्न देखे हैं। अब देखिए कुछ वर्ड है जो कि यह साइंस है, मेडिकल है, तो कुछ वर्ड तो
आपको हार्ड मिलेगा ही। अब उसको आपको दिमाग में कैसे ज़्यादा दिन तक रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसको वीडियो को पूरा देखे हैं या नहीं देखे हैं। उसके बाद जाके RM नर्सिंग के जो ब्लॉग चैनल है गूगल पर, वहाँ जाके पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वीडियो देखने और साथ में एक बार खुद से पढ़ लेने से माइंड में क्लियर हो जाता है चीज़ें। ठीक है, बाद बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।